नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं पूरा का पूरा एक सटीक शब्दों के अंदर एडवर्स पोजीशन के बारे में कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आप अपनी एक प्रॉपर्टी के मालिक हो और आपने अपनी प्रॉपर्टी अगर किराएदार को दे रखी है तो क्या किराएदार अपना मालिकाना हक कोर्ट के अंदर दावा कर सकता है या आपकी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा ली है तो वो कब माना जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जिसने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बना के रखा हुआ है उसका मालिकाना हक हो जाएगा। क्लियर शब्दों के अंदर एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 के अंदर एक अपना क्लैरिफिकेशन दिया है लैंडलॉर्ड और टेनेंट की प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहां पर आपके दिमाग में कोई भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको एडवर्स पोजीशन की बिल्कुल सटीक A to Z लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ में आपको जानकारी प्रोवाइड होगी। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। और कुछ लोगों को पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद में लगेगा कि भाई ये टीचर तो गलत बता रहा है, ठीक है, इस टीचर को नॉलेज नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी एडवर्स पोजीशन के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना के सारा का सारा सटीक एक कानून बताया था। बहुत सारे लोगों को समझ में आया था और बहुत सारे लोगों को अपोज भी किया था। बट ये कानून मैंने तो बनाया नहीं है, ये कानून अपना 1963 से बना हुआ है और इसके अंदर अपना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते रहते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आने के बाद में नई नई बातें सामने आती रहती हैं और मैं एज अ एडवोकेट होने के नाते और आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करने के नाते आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ पुराना जो कानून है सुप्रीम कोर्ट का जो अपना अपडेट आया है वो बताता रहता हूं। बट फिर भी आपके कोई भी तरह का डाउट रह जाएगा तो रह गया होगा या मन में क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए, तो पूरी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगी। सबसे पहली बात, एडवर्स पोजीशन नाम की चीज क्या होती है, एडवर्स पोजीशन नाम का कानून क्या कहता है और एडवर्स पोजीशन नाम का जो ये कानून है ये लिखा हुआ कहां है, कौन सा कानून जाके मेरे को पढ़ना पड़ता है। देखो, एक हमारा लिमिटेशन एक्ट नाम का कानून है 1963 के अंदर जो सिविल राइट्स के बारे में लिमिटेशन पीरियड बताता है कि भाई अगर आपके ऊपर कोई भी सिविल आपका कोई भी ब्रीच करा है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है या कोई सिविल सूट फाइल करना है, सिविल मुकदमा दायर करना है, तो वो कितने टाइम में आप दायर कर सकते हो, इसके बारे में लिमिटेशन पीरियड कि कितने टाइम में आप कोर्ट जा सकते हो, कितने टाइम में आपका अधिकार कोर्ट जाने का आपके पास अधिकार आया है। तो ये सारी की सारी बातें लिमिटेशन एक्ट के अंदर बताई हुई हैं। और प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होना, प्रॉपर्टी का मुद्दा होना, अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा होना अपने आप में क्या है, सिविल मुद्दा है। तो इसके लिए लिमिटेशन पीरियड और इसकी जो बातें हैं वो कौन से कानून के अंदर बताई हुई होंगी, ऑब्वियसली लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर। तो एक सेक्शन नंबर 27 है लिमिटेशन एक्ट का जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और कब्जेदारियों के अंदर। तो ये सेक्शन नंबर 27 है लिमिटेशन एक्ट का जो सीधे शब्दों में एडवर्स पोजीशन के बारे में बात करता है। अब लिमिटेशन एक्ट के अंदर केवल धाराएं नहीं लिखी हुई हैं, आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। ध्यान से सुन लो सभी लोग, आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैंने अपना बेरेक्ट खोला तो उसके अंदर तो मेरे पास केवल 32 सेक्शन थे और आप तो आर्टिकल नंबर 65 आर्टिकल नंबर 64 बोल रहे हो, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। नहीं भाई, सेक्शंस के साथ साथ आप अगर पीछे खोल के देखोगे वहां पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर आर्टिकल्स के अंदर टाइम लिमिट्स लिखी हुई है। तो जो सेक्शन नंबर 27 का अधिकार होता है प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बनाने का, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो हम अगर देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 64 65 12 साल का टाइम पीरियड यहां पे मेंशन होता है और लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर। तो अब हमारे को यह पता लग गया कौन सा कानून है लिमिटेशन एडवर्स पोजीशन के लिए, सेक्शन नंबर 27। आर्टिकल कौन से, आर्टिकल नंबर 64 65, ये बात समझ में आ जाती है। अब लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, 12 साल का। अभी एक मैं बेसिक आपको नॉलेज दे रहा हूं, बाकी इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे जो प्रैक्टिकल मुद्दे आते हैं, जो कंफ्यूजन आती है, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर्स का नाम मैंने आपके सामने यहाँ पे फोटो बना के लिखी हुई है, एक आदमी है और एक दूसरा आदमी है। एक आदमी जो बहुत ज्यादा खुश है वो उसको हमने नाम दिया हुआ है शामू, एक आदमी जो बहुत ज्यादा दुखी है इसका नाम हमने दिया हुआ है रामू। और जो खुश आदमी है उसका हमने एक टैग दिया हुआ है कि शामू जो है एक गुंडा है, ठीक है, और रामू जो है एक अपनी प्रॉपर्टी का मालिक है। ये दो कैरेक्टर्स को आपको पूरी वीडियो के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और मैं आपको फिर आगे चल के समझाऊंगा। तो जो शामू है वो गुंडा है और जो रामू है वो एक प्रॉपर्टी का अपना मालिक है। बात खत्म हो जाती है। अब इसके ऊपर टेनेंट के बारे में, मकान मालिक के बारे में, किराएदार के बारे में, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अब थोड़ा सा बात समझते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर साफ साफ ध्यान से देख लीजिए। ये हर एक पॉइंट अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट साहब ने अपने ये क्लैरिफाई करा है। डिस्पोजेस राइटफुल ओनर, डिस्पोजेस राइटफुल ओनर का मतलब धक्के मार के मकान मालिक को उसके घर से निकाल देना, जैसे गुंडागर्दी करना, इसको बोलते हैं डिस्पोजेस करना राइटफुल ओनर को, कि जाओ अब ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, मैं तुम्हारे को तुम्हारी ही प्रॉपर्टी से धक्के मार के बाहर निकालता हूं और इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो तुम्हारी है उस पर मेरा दबदबा है, मैंने इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बना लिया है। पहली बात तो यानी कि अगर
जो ये शामू है जो गुंडा है, तो और जो रामू है जिसकी प्रॉपर्टी है, तो ये अगर गुंडा रामू की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कब्जा बना लेता है, कैसे कब्जा बनाएगा? पहली बात, शामू को रामू को धक्के मार के यानी कि घर से बाहर निकालना पड़ेगा, पहली बात यह आ जाती है। दूसरी बात, एक्चुअल पोजेशन, यानी कि यहां पर जो शामू है जो कि गुंडा है उसको रामू की प्रॉपर्टी के ऊपर एक्चुअल पोजेशन बनाना पड़ेगा, मतलब खुद आके रहना पड़ेगा, एक्चुअल खुद का पोजेशन होना चाहिए। समझ में आ गई? अब तीसरी बात आती है विजिबल पोजेशन। विजिबल मतलब आंखों देखी बात होनी चाहिए कि सबको, दुनिया वालों को सबको दिखाई दे रहा है कि जो ये शामू है ना, ये गुंडा है, इसने रामू की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बना लिया है, और सारे के सारे गांव वालों को, सारे दुनिया वालों को ये पता है कि यहां पे जो ये शामू है ये गुंडा है, इसने गुंडागर्दी करके रामू की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कब्जा बना लिया है। अब एक्सक्लूसिव पोजेशन, एक्सक्लूसिव पोजेशन का मतलब यहां पे शामू का ही अधिकार है, शामू ने ही गुंडागर्दी करी है, शामू ने ही प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करा है एक्सक्लूसिवली। नाम किसका है कि आप जैसे कोई आपस में लोग बात करते हैं, तुम्हारे को पता है यहां पे एक रामू नाम का व्यक्ति था, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है। किस व्यक्ति ने कब्जा करा है? शामू ने। तो एक्सक्लूसिवली किसका कब्जा है? शामू का कब्जा है। बाकी उसके कोई गुंडागर्दी करने के टाइम पे और कोई साथी वगैरह हो, वो बात की बात है, बट यहां पे एक्सक्लूसिवली किसका पोजीशन है? किसने हथिया ली है प्रॉपर्टी, किसने कब्जा बना लिया है? शामू ने। तो एक्सक्लूसिवली पोजीशन होना चाहिए शामू का। अब ओपन एंड कॉन्टिन्यूस, ओपन मतलब खुले में, सारे के सारे गांव वालों को, और ये रामू भाई हैं जो कि जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करा है, इनको भी पता है, पूरे गांव वालों को पता है, पूरी बस्ती वालों को पता है, सारी की सारी दुनिया को पता है कि शामू गुंडा है, उसने गुंडागर्दी करके अपना शामू की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बना लिया है, हथिया ली है प्रॉपर्टी, धक्के मार के रामू को घर से बाहर निकाल दिया है, डिस्पोजेस कर दिया है। और कॉन्टिन्यूस, अब ऐसा नहीं होना चाहिए शामू जो है एक दिन मतलब पोजेशन करा, 2 महीने गायब, फिर चौथे महीने आया, फिर 2 महीने गायब, ऐसी प्रॉपर्टी को बरान छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, या किसी और ने कब्जा कर लिया, फिर उसको धक्के मार के बाहर निकाला, फिर अपना पोजीशन करा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस पोजीशन होना चाहिए शुरू से लेके एंड तक। यहां पे जो दबदबा है शामू का, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा, दबदबा, गुंडागर्दी होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नॉलेज ऑफ राइटफुल ओनर, ऑब्वियसली जिसकी प्रॉपर्टी है उसको पता होना चाहिए कि यार मेरी किसी व्यक्ति ने ना प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, मेरी प्रॉपर्टी को हथिया लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर शामू कोर्ट में प्रूव कर देता है कि जज साहब पहली बात मैंने रामू की प्रॉपर्टी को ऊपर कब्जा करा है, दबदबा अपना बना के रखा है और डिस्पोजेस कर दिया है, जो रामू है मैंने उसको धक्के मार के बाहर निकाला था, मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर एक्चुअल पोजीशन बनाया है, विजिबल है, सभी लोगों को दिख रहा है, उसको भी पता है, मुझे भी पता है, गांव वालों को भी पता है, एक्सक्लूसिव मेरा ही पोजीशन है, मैंने ही कब्जेदारी, मैंने ही प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करा है, ओपन है, खुले में सबको पता है, कॉन्टिन्यूस है 12 सालों तक, एंड नॉलेज है, रामू को पता है, और रामू ने कोई भी एक्शन लिया नहीं है, 12 साल तक वो भी शांत बैठा रहा, मैं कब्जा बना के बैठा रहा, और वो मेरे डर से किसी के पास कंप्लेंट करने नहीं गया, तो अब उसकी गलती है। तो जज साहब 12 सालों तक मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करा है, और कब्जा भी कैसे वाला, ये सारे के सारे पॉइंट्स शामू भाई को अपना प्रूव करने पड़ेंगे। अगर ये शामू ये सारे के सारे पॉइंट्स प्रूव कर देता है, एट द एंड कोर्ट को शामू के फेवर में जजमेंट देके जो मालिकाना हक है वो एक तरह से शामू को देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एडवर्स पोजीशन, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई कब्जा बना रहा है, और कब्जा भी कैसे वाला, आपको धक्के मार के निकालने वाला, एक्चुअल पोजीशन बना रहा है, गुंडागर्दी करके आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बनाया है। ये बार बार शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, वो जो आपके मकान मालिक, किराएदार वाले एग्जांपल अभी दिमाग में आ रहे होंगे, उसके बारे में भी आपको क्लैरिफाई मैं जरूर करूंगा। तो यहां पर अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा करता है, तो उस व्यक्ति की पहली जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि वो जाकर पुलिस थाने के अंदर कंप्लेंट करे, एफआईआर दर्ज कराए कि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा कर रहा है, मेरे साथ मारपीट कर रहा है, मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल रहा है, तो कोई मेरे प्रॉपर्टी में एंट्री कर रहा है। पहले जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया जा रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि वो चुपचाप ना बैठा रहे। अब कानून भी तो उनकी मदद करता है जो लोग जागरूक हैं, जिन लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता है। अब जब आपको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, और जब आपके साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उस टाइम भी आप चुपचाप बैठे हुए हो, तो ऐसे केस में कानून जो है आपकी मदद कैसे करेगा? इसी वजह से यह कानून अपना एक बनाया है एडवर्स पोजीशन, ताकि कानून उन लोगों की मदद कर पाए जो लोग जागरूक है, उन लोगों की मदद कर पाए जिनको एक टाइम लिमिट सेट करी हुई है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपके साथ अगर गलत हुआ है, आपके पास कोई अधिकार आया है, तो भाई कोर्ट में जाके, एप्रोप्रिएट फोरम में जाके कंप्लेंट दर्ज कराइए, सूट दर्ज कराइए, तभी तो कानून आपकी मदद करेगा। और आप जो है चुपचाप बैठे हुए हो, डर के मारे बैठे हुए हो, ऐसे केस में कानून आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेगा, और कानून भी उसी की मदद करता है जो लोग जागरूक होते हैं। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब जब रामू की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हुआ, तो रामू की यहां पे जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि रामू भागा भागा जाए पुलिस थाने के अंदर, ट्रेसपास का मुकदमा दर्ज कराए,
ठीक है। और अगर एफआईआर दर्ज पुलिस वाले नहीं करते हैं तो और भी कानूनी प्रक्रियाएं होती है। जैसे अगर हम नए कानून के हिसाब से बात करें तो यहां पे एफआईआर दर्ज 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर होती है। अब अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं कोई बात नहीं, अब 173 का अपना फोर्थ क्लॉज आ जाता है, जहां पे जो रामू है वो अपना एसपी साहब को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाकर अपना कंप्लेंट दर्ज, अपनी रिटर्न में कंप्लेंट दर्ज करा के बाई पोस्ट भेजेगा। अब अगर वो एसपी साहब भी कोई केस दर्ज नहीं करते हैं कोई बात नहीं, देन उसके पास अगला कदम क्या होगा, वो एक एफिडेविट तैयार करेगा, ये बात के जताते हुए कि एफिडेविट के अंदर ये लिखा जाएगा कि मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी, मैंने एसपी साहब को कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए चिट्ठी भेजी, उन्होंने कोई मेरा कंप्लेंट पे कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मैजिस्ट्रेट आपके पास, फिर आप एप्लीकेशन लगाओगे 175 के क्लॉज 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, और साथ में एफिडेविट भी लगाओगे, ठीक है। और एफिडेविट लगाने के बाद में मैजिस्ट्रेट आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर संज्ञान लेंगे, फिर या तो पुलिस वाले को ऑर्डर करेंगे कि एफआईआर दर्ज करो, या फिर मैजिस्ट्रेट खुद ही आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस बना लेंगे सेक्शन नंबर 223 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। यही प्रक्रिया होती है, और ये आपको मैंने ज्यादातर वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जागरूक रहो, अपने कानूनी अधिकार आपको पता रहने चाहिए। आज के टाइम में तो खासतौर पे 2024 में रह रहे हो आप, तो इसीलिए आपको कानूनी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो इस केस में रामू को जब पता लगा भैया मेरी प्रॉपर्टी कब्जा ली है, शामू ने, गुंडे ने गुंडागर्दी करके मेरे को मेरे घर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है, और खुले में मेरे प्रॉपर्टी कब्जा कराया, और रामू शांत बैठा हुआ है, तो ऐसे केस में आप खुद बताओ कानून कैसे मदद करेगा। तो या तो पहले रामू एक कंप्लेंट दर्ज कराए, एफआईआर दर्ज कराए, अगर पुलिस वाले कोई काम नहीं कर रहे, डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन तो लगा दे 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, ताकि एक पर्चा तो दर्ज हो जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें अगर शामू प्रूव भी कर देता है, अगर रामू ने कोर्ट में एक बात ये बोल दी, जज साहब मैंने शामू के खिलाफ कोर्ट के अंदर 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक पर्चा दर्ज करवाया था, उसी टाइम यहां पे ये सारे पॉइंट रद्द कर दिए जाएंगे कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर रामू जो है चुपचाप बैठा रहा और वो गुंडागर्दी करके 12 साल तक अगर कब्जा बना के रख लेता है, शामू का यहां पे कब्जा, दादागिरी, दबदबा अगर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल तक कॉन्टिन्यूस जमा के वो रख लेता है, तो एट द एंड मालिकाना हक शामू को मिल जाएगा। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। और अगर शामू जो ये रामू है, ये रामू अगर 12 साल तक कुछ नहीं बोलता है, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराता है, कुछ भी नहीं करता है, देन याद रखना रामू आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा खो दोगे, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक खो दोगे। और जो शामू है वो गुंडागर्दी करके अपना मालिकाना हक बना लेगा, कब्जा तो बना के रखा हुआ ही है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब एक ये शब्द लिखा हुआ है मैंने, एनिमस पोसिडेंडी, इसका मतलब ये होता है, ये कानून के अंदर अपना मैक्सिम के तौर पे ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट साहब अपना डिलीवर करते हैं, वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब सीधा होता है इंटेंशन ऑफ डिस्पोजिशन टू रियल ओनर। यहां पे जो ये शामू है उसके दिमाग में ये सोच थी कि मेरे को जो है रामू की प्रॉपर्टी पे कब्जा बनाना है, दबदबा बनाना है, गुंडागर्दी करनी है, उसको उसके घर से धक्के मार के बाहर निकाल के अपना कब्जा बना के रखना है। तो इसको बोलते हैं एनिमस पोसिडेंडी। इसका मतलब ये होता है इंटेंशन टू डिस्पोजेस द रियल ओनर। अगर ये बातें प्रूव हो जाती हैं, शामू कोर्ट में बातें प्रूव कर देता है, तो ओनर कौन? शामू। और कौन अपनी प्रॉपर्टी से हाथ खो बैठेगा? रामू। ये बात आपको इतने सीधे शब्दों में समझ में आ जानी चाहिए। अब आप खुद दिल से अपना बताओ। अब थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, लैंडलॉर्ड और अपना टेनेंट के बीच में। और एक बात और क्लैरिफाई कर देता हूं। अब आपको ये सारे जो शब्द मैंने लिखे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट साहब ने एक जजमेंट में ये शब्द का इस्तेमाल को क्लैरिफाई करा, एक जजमेंट में ये वर्ड का क्लैरिफाई करा, एक जजमेंट में ये, एक जजमेंट में ये। तो अगर किसी को भी कोई भी जजमेंट चाहिए हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हो कि सर ये पर्टिकुलर शब्द कौन से जजमेंट के अंदर बोला गया है, ये वाला शब्द कौन से जजमेंट में बोला गया है। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं एक एक शब्द के ऊपर ये जजमेंट लिखता तो वो वीडियो आपके लिए भी बोरिंग हो जाती, और मुझे समझाने के लिए भी बस नाम पढ़ के जजमेंट्स के बोलकर बोरिंग लगती। तो इसीलिए मैंने आपको क्लियर शब्दों में सारे के सारे जजमेंट्स के यहां पे नाम लिख के बता दिए हैं। ठीक है जी, चलिए अब मुद्दे पे हम बात करते हैं। अब यहां पे टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के बारे में आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। ठीक है, कॉमन सेंस से लॉजिकल के साथ में अपना थोड़ा सा सोचिएगा। ये घर है, ठीक है, इस घर का मालिक कौन? रामू। ठीक है, इस घर पे इसको मैं लैंडलॉर्ड बोल देता हूं। अब इस घर के ऊपर किराए पे रहने कौन आया? टेनेंट बोल देता हूं मैं, शामू। ठीक है, इन दोनों के बीच में 11 महीने का अपना रेंट एग्रीमेंट बना, 11 महीने का अपना रेंट एग्रीमेंट बना। रामू ने शामू को बोला कोई भाई देख तू मेरे घर पे किराए पे रहने आया है? हाँ जी मैं रहने आया हूं। ठीक है, हर महीने तेरे को 10,000 रुपए महीना मेरे को देना पड़ेगा।
और 11 महीने तक तू मेरे घर पे रहेगा, 11 महीने खत्म हो जाने के बाद तू मेरे घर खाली कर दियो, अब तू कौन मैं कौन, बात खत्म। 11 महीने तक बिल्कुल शांत भाव से अपना काम चलता रहा। जो शामू है वो 10,000 रुपए महीना रामू को देता रहा, काम ऐसे चलता रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। 11 महीने अपने पूरे हो गए। अब रामू ने शामू को बोला कि भाई मेरा घर खाली करो, शामू ने करा। शामू ने कहा मैं नहीं करता घर खाली, मैं नहीं करता घर खाली, जो करना है वो कर लो, ठीक है। अब इस घर में रह कौन रहा है, शामू रह रहा है। इस घर पे रह कौन रहा है, शामू रह रहा है। घर खाली कौन नहीं कर रहा, शामू। अब आपको बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग ये बात बोलेंगे कि अब शामू जो है अगर 12 सालों तक बिना रेंट एग्रीमेंट के रहते रहा, 12 सालों तक अगर शामू जो है रामू के घर पे रहने लगा तो मालिकाना हक शामू के पास आ जाएगा। अब आप लोग उनसे ये पूछिएगा कैसे आ जाएगा भाई, कैसे आ जाएगा, ये तो बेफालतू की वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल, यहां पे शामू के पास कोई यहां पे मालिकाना हक नहीं आएगा। शामू पहले भी किराएदार वाली कैटेगरी में था, अब भी किराएदार वाली कैटेगरी में ही रहेगा। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि गुंडागर्दी, डिस्पोजेशन, धक्के मार के घर से बाहर निकालना, यह सब होना जरूरी है। अब क्या शामू ने रामू को क्या धक्के मार के घर से बाहर निकाला? नहीं। क्या यहां पे डिस्पोजेशन हुआ? नहीं। क्या यहां पे कॉन्टिन्यूस ओपन, यहां पे दुनिया वालों को पता है कि यहां पे शामू ने धक्के मार के रामू को निकाला, धक्के मार के रामू को निकालने के बाद में यहां पे कब्जा बना के रखा है, प्रॉपर्टी का दबदबा बना के रखा है, गुंडागर्दी करी है, ऐसा कुछ यहां पे ओवर्ट एक्ट, यहां पे वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ओवर्ट एक्ट, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा, धक्का मुक्की, डिस्पोजेशन, ऐसा कुछ किया क्या शामू ने रामू के साथ? नहीं किया है। तो अब कैसे बोल सकते हो कि यहां पे शामू का अपना एडवर्स पोजीशन है? सॉरी, याद रखिएगा, यहां पे एडवर्स पोजीशन शामू के पास नहीं माना जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि शामू जो है 12 साल तक बिना किराया दिए अपना मकान के अंदर रह रहा है और रामू ने भी कहा चल कोई बात नहीं, रहने दे चल कोई बात नहीं। तो रामू ने भी कुछ नहीं बोला, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई, कुछ नहीं किया। और 12 साल खत्म हो जाने के बाद शामू पहुंच गया कहां पे? कोर्ट में, कि जैसा 12 साल मेरे पूरे हो गए हैं, अब एडवर्स पोजीशन के कानून के तहत मालिकाना हक रामू से हटाकर आप मुझे डिक्लेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 12 सालों तक मैंने कॉन्टिन्यूस पोजीशन अपना बना के रखा हुआ है। चलो भाई, आपकी भी बात मान लेते हैं। आपने बस एक बात प्रूव करी है, कॉन्टिन्यूस। भैया ये सारी बातें कहां हैं? डिस्पोजेशन कहां है? एक्चुअल पोजीशन है भी, चलो ये भी मान लेते हैं। विजिबल है, ये भी मान लेते हैं, बट ये विजिबल सबके आगे तो नहीं है ना, ओपन तो नहीं है ना, एक्सक्लूसिव तो नहीं है ना, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में और क्लैरिफाई कर देता हूं। तो ऐसे केस में कोर्ट के सामने यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स प्रूव करने शामू के द्वारा रह गए हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसको एडवर्स पोजीशन तो बोलेंगे नहीं, इसको एक नाम बोला जाता है, इसको बोलते हैं परमिसिव पोजीशन। परमिसिव पोजीशन, परमिसिव पोजीशन का मतलब यह होता है कि अभी रामू ने कोई चिकचिकबाजी नहीं करी है, कोई भी लड़ाई झगड़ा शुरू नहीं किया है, कोई भी शामू के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करा है। यानी कि ये जो शामू है, ये घर पे जो रह रहा है, ये रामू की परमिशन से रह रहा है, इसलिए इसको परमिसिव पोजीशन बोलेंगे। यहां पे रामू ने एक तरह से बोलते हैं कि अपनी मन से शामू को रहने के लिए अपना हक दिया है कि चल कोई बात नहीं, तू किराया नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, तू 11 महीने तक रहा, मेरी तेरे से दोस्ती हो गई है, मैं तेरे को परमिट कर रहा हूं, परमिसिव पोजीशन मैं तेरे को दे रहा हूं। अब यहां पे जो शामू है, तो शामू के पास अपना कौन सा टैग लगेगा? परमिसिव पोजीशन का, ना कि एडवर्स पोजीशन का नहीं लगेगा। अब अगर मान लेते हैं कि अगर इसको अपना शामू को एडवर्स पोजीशन का अपने ऊपर टैग लेना है, तो जाए रामू के पास जाके लड़ाई झगड़ा करे और अपना डिस्पोजिशन करे रामू को, और लड़ाई झगड़ा करे, आसपास के सभी गांव वालों को पता लग जाए कि यहां पे शामू ने प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करा है, हथियाया है और गुंडागर्दी करके हथियाया है। अगर ये सब ओवर्ट एक्ट, मैंने वर्ड यूज करा ओवर्ट एक्ट, यहां पे कोर्ट के सामने जब भी मैटर जाएगा, कोर्ट शामू से एक ही बात पूछेंगे कि ठीक है भाई, हम ये बात मान लेते हैं कि आपका कब्जा था, कॉन्टिन्यूस कब्जा था, विजिबल कब्जा था, सब बातें हम मान लेते हैं, बट यहां पे ओवर्ट एक्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा। शामू, ओवर्ट एक्ट का मतलब आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, गुंडागर्दी हुई हो, आपने डिस्पोजिशन किया हो रामू को, ये सब बातें प्रूव करनी पड़ेगी। अगर शामू ये बात प्रूव कर देता है और 12 साल का अपना कब्जा प्रूव कर देता है, बढ़िया, फिर यहां पे शामू के हाथ में प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक आ जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, रामू शामू से बोला हाँ भाई घर खाली करो, शामू ने कहा मैं नहीं करता, रामू अपने घर चला गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो यहां पे माना जाता है कि रामू ने अपना परमिसिव पोजीशन दिया है, अपना खुद रहने के लिए अधिकार दिया कि चल भाई कोई बात नहीं, रह ले तू मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ जाती है।
तो अगर आप अपना परमिसिव पोजीशन प्रूव करने, परमिसिव पोजीशन होता है देन मालिकाना हक नहीं आएगा, एडवर्स पोजीशन होता है ओवरटैक्स शो करते हो देन आपके पास मालिकाना हक आएगा। ये दो बातों का डिफरेंस आपको याद रखना है, बस एक बात याद रखना, गुंडागर्दी, डिस्पोजिशन, ठीक है। इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा था जानबूझ के आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। अब यहां पे भी हमारे जो ये जजमेंट्स है टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के, अभी 2024 में भी जजमेंट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि ब्रिज नारायण शुक्ला डेड थ्रू एलाज वर्सेस सुदेश कुमार अलियास सुरेश कुमार 2024 सुप्रीम कोर्ट, और ठाकुर किशन सिंह वर्सेस अरविंद कुमार 1984 सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों ही जजमेंट्स में लगभग एक ही बात कही हुई है कि जो किराएदार होता है वो अपना एडवर्स पोजीशन कभी भी क्लेम नहीं कर सकता है अगर वो ये बात प्रूव ना करते कि मैंने कोई ओवर्ट एक्ट करा था, डिस्पोजिशन किया था, गुंडागर्दी करी थी, मारपीट करी थी और अपना गुंडागर्दी करके कब्जा बनाया था, तभी वो क्लेम कर सकता है। 12 साल का अपना टाइम पीरियड अगर पूरा कैलकुलेट हो जाता है सही तरह से। लेकिन केवल और केवल मैंने किराया नहीं दिया और मैं प्रॉपर्टी पे जमा बैठा हुआ हूं और मेरा वो एडवर्स पोजीशन माना जाएगा, नहीं 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 नहीं, वो एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा, वो परमिसिव पोजीशन माना जाएगा। बस इतनी सी बात आपको जीवन भर याद रखनी है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है एडवर्स पोजीशन का। आई होप आपको वीडियो के अंदर एक एक बात मेरे द्वारा जो बताई गई है वो सीधे शब्दों के अंदर समझ में आई होगी, और जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स रहे होंगे वो सारे के सारे क्लैरिफाई हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, रह जाता है, कमेंट बॉक्स खाली है तो कमेंट बॉक्स भरना है, कोई भी डाउट है वो बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है वो भी बताइएगा। कानून के बारे में सेक्शन 27 के बारे में रीड करना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ना एक बारी लिमिटेशन एक्ट 1963 और पीछे पलटकर आर्टिकल्स को भी पढ़ना, आर्टिकल 64, आर्टिकल 65 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन नंबर 173 भी पढ़िएगा, 175 भी पढ़िएगा, सेक्शन नंबर 223 भी पढ़िएगा, ठीक है। और ये सारे कानून आपने पढ़ लिए, आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा और कानूनी जानकारी आपको और अच्छी मिलने लगेगी। तो और याद रखिएगा, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा करता है उसी टाइम आपको जाके एक कोई ना कोई जाके पर्चा दर्ज कराना ही कराना है। पर्चा दर्ज कराने का मतलब या तो पुलिस के पास जाके पर्चा दर्ज कराओ, एसपी साहब को जाके कंप्लेंट दर्ज करो, या मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाके सीधा कंप्लेंट दायर करो 223 के अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और अगर सीआरपीसी की बात करूं तो सेक्शन 200 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर कोई ना कोई एक पर्चा दर्ज करा दो 12 साल से पहले तो आप अपना सेफ साइड रहोगे। आपको ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, अगर कर भी लिया मालिकाना हक कभी नहीं मान सकता है। ये बात का मेरी गारंटी है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको बता दिए। और इन पॉइंट्स के ऊपर अगर कोई भी जजमेंट चाहिए हो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, फाइनली मैं जुडिशरी की क्लासेस भी देता हूं और हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। तो आप लोग अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जुडिशरी के पर्सपेक्टिव में कोई भी स्टेट की, तो सब्जेक्ट वाइज मैं क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। इससे फायदा ये होता है कि आपको अगर मान लेते हो कोई सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा और कोई सब्जेक्ट आपको मेरे से समझ में नहीं आया तो आप फंस नहीं जाओगे, यार मैंने तो पूरा बैच ले लिया 1 साल का 2 साल का, ये टीचर तो बहुत बेकार है, अब मेरे को तो पूरे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसमें बच्चा फंसता नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बैचेस निकालने के बाद जब तक वो बच्चे को पूरा सब्जेक्ट में प्रिपेयर ना करवा दूं मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, याद रखिएगा। तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल रहेंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।